यही वो एमएलए हैं जिनका कि आज से लगभग अगर मैं 1980 से लेकर 1984-89 की बात करूं तो एक ऑटो चलाने वाले एक रिक्शा चालक थे। ये ऑटो ड्राइवर थे। ये ऑटो ड्राइवर जब वापस से पॉलिटिक्स में आते हैं तो आज लगभग आज से 10 साल पहले इन्होंने कुछ 16 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि लगभग इनकी 16 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जब ये विधायक के सीट के लिए अपने आप को जब सामने आते हैं तो एक प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन होता है कि आपको उस वक्त हवाला बताना होता है कि आपको एक प्रॉपर्टी कितनी है, टोटल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन नॉमिनेशन में जाती है। उस वक्त जो इन्होंने प्रॉपर्टी बताई है अभी 2019 में वो है अराउंड 143 करोड़। मतलब देखा जाए तो लगभग 800% मतलब 800% की बढ़ोतरी हो गई है। कौन सी कमाई है इनकी? मतलब हमारे भारत के जो मुंबई महाराष्ट्र के अगर राज्य में देखा जाए तो क्या महाराष्ट्र के जो सत्ता में रहने वाले एक विधायक एमएलए की कमाई विद इन 10 ईयर्स 800% बढ़ जाती है। अभी देख लो आप, जैसे उनके बेटे से पूछताछ की गई, उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उनको हिरासत में भी लिया गया था। हिरासत में लेने के बाद इतना ही नहीं, लगभग 175 करोड़ का घोटाला सामने आया। और ईडी तभी सामने आती है जब मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें सामने आती है, राइट। इसमें आपने जब देखा कि जब ईडी पूछताछ करना शुरू करती है तो एक नहीं लगभग 10 अलग ठिकाने पे पूछताछ हुई, अलग 10 ठिकाने पे छापेमारी हुई। वहाँ से इतना ही नहीं, कुछ मिला नहीं। अलग अलग चीज़ें जब देखी गई तो वहाँ पे बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, बहुत सारे गैजेट्स मिले हैं। और अभी आज जो इनका दोस्त जो बहुत ज़्यादा क्लोज था, जिसको पकड़ा गया है, चंदोक, आई थिंक राइट, मिस्टर चंदोक, जब उनको पकड़ा गया है तो उन्होंने जो मिस्टर सरनायक ने ईडी को लगभग कुछ 7 करोड़ का डिक्लेरेशन दिया था। एक सिक्योरिटी कंपनी को सिक्योरिटी मुहैया कराते थे ये लोग। और ये चीज़ जब MMRDC को इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी और जब ईडी से पूछताछ की गई थी तो बताया गया और ये इतना भी नहीं, ऐसे किया गया, रिश्वत लेकर इन्होंने करवाई थी मुहैया। और 7 करोड़ की बताई थी और 7 करोड़ अब निकला कितना, 35 करोड़ का। तो ये 7 करोड़ और 35 करोड़ बहुत छोटा रकम है। आप ये सोचो, जो विधायक विद इन 10 ईयर्स 800% के कीमत से 800% ऊपर जा सकता है, उसकी रियल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन क्या आपको लगता है 143 करोड़ होगा? तो ईडी अगर जितने डिटेल में जाएगी ना तो इससे भी ज़्यादा चीज़ें सामने आएगी। आज उनका दोस्त सामने आया है, आपने देख लिया कैसे अभी जब उनसे पूछताछ होने को आई तो ये कोरोना, शायद जहाँ हम लोगों से इस कोरोना से हम परेशान हैं, इस महामारी से परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि आम आदमी चाह रहा है कि इस कोरोना से बाहर निकले, और इनके लिए ये कोरोना ढाल बन गया। एक मतलब ऐसा ढाल बन गया जिससे कि वो बचाव के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया इस चीज़ को। जब ईडी ने समन जारी किया है और जब समन जारी करके इनको बुलाया है तो इन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। मतलब आपका स्टेट गवर्नमेंट खुद का है, गवर्नमेंट आपकी खुद की है, तो आपने कोरोना को भी खुद का बना लिया। मतलब खुद का एक कोरोना का एक सर्टिफिकेट बनाई कि आप क्वारंटाइन हो गए और अब ईडी को फिर से दोबारा बुलाया गया है। ईडी ने दोबारा समन जारी किया है और इन्होंने टाइम मांगी। तो आपने, अगर मैं आपको इतिहास में लेके जाऊं तो आप पहले भी देखोगे जब ये सुशांत का केस आए थे, अभी तक वो केस क्लोज नहीं हुआ, सुशांत का केस अभी भी ऑनगोइंग है। लेकिन अगर आपको याद हो, रिया चक्रवर्ती, जब रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया था, ईडी और सीबीआई जब जांच के लिए बुला रही थी, ईडी ने जब बुलाया था, एनसीबी ने जब बुलाया था, तो रिया चक्रवर्ती बीच में एकदम से गायब हो गई थी। हम मतलब सारे सोच रहे थे कि रिया चक्रवर्ती अचानक से गायब कहाँ हो गई, लेकिन उसी वक्त ये चीज़ें भी हम लोगों ने पता चला जब वापस वो आई थी, बिल्कुल ट्रेंड होकर आई थी। मतलब बिल्कुल हुडी वुडी पहन के बिल्कुल बोल्ड होकर वो आई थी, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रेंड हुई। उसके पीछे जो एक ग्रुप बैठा है, स्क्रिप्ट राइटर सेम है, ट्रेनर सेम है, मतलब यहाँ पे एंकर सेम है, हर चीज़ सेम है। मतलब जो शुरू से जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वही फॉलो करते आ रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड के स्टार्स हो, चाहे वो शिवसेना के विधायक हो। इन्होंने पहले भी यही किया कि हाँ, रिया चक्रवर्ती गायब हुई थी, महेश भट्ट और उसकी पूरी टीम ने उसको ट्रेनिंग दिया कि जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो क्या जवाब देना है, क्योंकि मुंबई पुलिस में तो उसी में मिली हुई है ना। तो मुंबई पुलिस को तो पता है कि ईडी क्या सवाल पूछेगी, मुंबई पुलिस को पता है एनसीबी क्या सवाल पूछेगी, कि कहीं ना कहीं हर वक्त 2 पुलिस ऑफिसर वहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये पुलिस ऑफिसर्स और जितने भी लोग सब मिलकर ट्रेंड करते हैं कि हम नेता साहब का नाम आ गया, नेताजी आप पहले क्वारंटाइन हो जाओ, 10 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी आपको कि आपको ऐसे पूछने पे ये बोला जाएगा, ऐसे सवाल में ये जवाब दिया जाएगा। अच्छा, सिक्योरिटी में रिश्वत का नाम आया है तो रिश्वत वाले में आपको ये जवाब देना है। अच्छा, आपने इस तरीके का दस्तावेज सामने आए, इस डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से आपको झूठा साबित करना है। अच्छा, ऑडियो रिकॉर्डिंग गैजेट भी सामने आए, इसको किस तरीके से आवाज़ बदल के बताना है। पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मतलब खुद से क्वारंटाइन हो जाते हैं, रिश्वत में सामने नाम आ रहा है। अभी देखो, बीते कुछ टाइम में ठाकरे साहब की वाइफ का भी नाम आया था कि किस तरीके, अभी देख लो, अभी अभय नायक का नाम आया था, अभय नायक की पत्नी कहाँ गायब हो जाती हैं, अभय नायक की डॉटर कहाँ गायब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सामने चीज़ें लाई गई कि नायक साहब की पत्नी ने किस तरीके से अपने ज़मीन का पूरा एक अच्छा खासा बिजनेस किया है ठाकरे साहब की पत्नी के साथ, और ठाकरे साहब के परिवार के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके से पुराना रिश्ता है इन लोगों का। जब सारी चीज़ें सामने आई
तो अचानक से ये लोग गायब हो गए। बीच में हमारे संजय राउत जी उठ के आते हैं, राउत चाचा हमारे बोलते हैं अरे नहीं, आत्महत्या से जमीन के वाद विवाद का क्या लेना देना है, जमीन वाद विवाद अलग है, जमीन की बात। अरे आप हमें बता रहे हो कि जिस बंदे ने आत्महत्या किया है उस बंदे का परिवार का पूरा कनेक्शन मुख्यमंत्री के साथ है, आपके साथ है, जिसको कि आप किसी आज इतने सालों के बाद अर्नब गोस्वामी के खिलाफ खड़ा कर दोगे। तो ये पूरे एक जालसाजी है। तो ये हम हिंदुस्तान वालों को तब समझ में आता जब ये हमें दिखाते हैं। हमें तो नहीं पता था इससे पहले अन्वय नायक की पत्नी और इसके परिवार का क्या रिश्ता है, शरद पवार के साथ अन्वय नायक की पत्नी का क्या रिश्ता है। ये सारी चीज़ें हम हिंदुस्तान की जनता को तब पता चलता है जब ये लोग खुद सामने उजागर करते हैं। लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को दिखाते हैं, अब हम इतने बेवकूफ़ नहीं है। बॉलीवुड किस तरीके से काम कर रही है, महाराष्ट्र किस तरीके से काम कर रही है, महाराष्ट्र सरकार किस रास्ते पे हमें ले जाना चाहती है, वो हम सब समझ रहे हैं और देख रहे हैं, और बिल्कुल अच्छे तरीके से भारत की जनता भी समझ रही है। मैम फ्लैश लाइट ऑन है। हाँ मैंने देखा, वही बंद कर रही थी। मैम जिस तरीके से हमने देखा है कि हमेशा से जब ये जो 900 करोड़ का जो बीएमसी के साथ घोटाला आया था, तब जब किरीट सोमैया को ये बात संजय राउत ने बोली थी, संजय राउत ने बोला था कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले तो कभी भी बीजेपी यहाँ पर सत्ता में नहीं आ सकती और हमको ये फंसाने की साजिश है। उसके बाद अब जब मनी लॉन्ड्रिंग वाला आया तब उद्धव ठाकरे ये कह देते हैं कि अगर हमारी पार्टी के साथ कुछ भी हुआ तो बीजेपी के एक किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या वो अपनी जो गलतियों का जो टोकरी है वो किसी और के सर पे थमाना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी किसी भी चीज़ में कोई भी गलती नहीं है और सारी की सारी दूसरी पार्टियों पर डाल देते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, राउत जी ने कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दी थी, 5 साल तो छोड़ो, आने वाले 25 साल तक भी बीजेपी को हम यहाँ सत्ता में नहीं आने देंगे। तो मैं राउत सर से पूछना चाहूंगी, संजय राउत आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? ये जो वोट जनता करती है, क्या आप पूरा वोट खरीद लोगे? क्या पूरे जनता को डराओगे, धमकाओगे? माना कि आपकी तानाशाही है, माना कि आपकी मनमानी चलती है, माना कि आपका जो सरकार चलाने का तरीका है वो पूरे भारत के हर राज्य से अलग है, तो इसका मतलब क्या एक जनता को खरीद लोगे? आने वाले 25 साल तक ये मनमानी और तानाशाही हमें सहनी पड़ेगी? आप भारत की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को इस तरीके से डरा के रखने वाले हो? इसका मतलब आप सीधा साधा हमें डरा रहे हो कि महाराष्ट्र की जनता इस तरह से डर के रहे, आने वाले 25 साल तक बीजेपी के अलावा बीजेपी को वोट नहीं देगी। दूसरी बात, अभी किरीट सोमैया को भी इन्होंने इनके पूरे परिवार ने, अन्वय नायक के परिवार ने बहुत सारी चीज़ें बोली, अन्वय नायक की बेटी ने भी बोला। अब देखो नई चीज़ें सामने जब आई है, अब हमारे उद्धव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जहां उनको बीइंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, बीइंग ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर, जो पहले भी बहुत लांछन लगे उनके, पहले भी अपने बाबा साहब ठाकरे का नाम उन्होंने बहुत ज़्यादा मिट्टी मलीत किया है, लेकिन अब जब उनको मौका मिला है, जब उनके खुद के थाली में छेद है, जैसे जया बच्चन जी कहती हैं थाली थाली, तो जिस खुद के थाली में जब छेद है तो उस थाली को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अब इस चीज़ को सिद्ध करे, सामने करे, जो दूध में गिरा हुआ गंदी मक्खी है उसको निकाल के बाहर फेंके और खुद सरकार के हवाले करे, ताकि हम एक सामने एक हमारे प्रत्यक्ष एक कोई ऐसा मुख्यमंत्री सामने आए कि हाँ भाई चलो कुछ में तो सही है, कुछ जगह तो सही है। लेकिन नहीं, इनको तो है कि भाई मेरा तो सत्ता में रहने वाला एक नौकर ही क्यों ना हो, एक ड्राइवर ही क्यों ना हो, उस पर भी गलत नाम नहीं लगना चाहिए। अरे कुछ ऐसा हुआ है तो सामने लाओ ना। एक योगी सरकार है हमारे यूपी में, कुछ गलत होता है चाहे वो उनके राज्य का ही क्यों ना हो, वो सामने लाते हैं ना, चाहे वो विकास दुबे ही क्यों ना हो, गाड़ी पलटी ना, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ क्यों नहीं होती है? उल्टा आज बचाव में लग गए, बोलते हैं बीजेपी का कुछ भी होगा, मैं बीजेपी को एक एक को नहीं छोड़ूंगा। कोई हिंदी फिल्म चल रही है क्या? माना कि आपका स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, तो पॉलिटिक्स में भी एक ही स्क्रिप्ट इस्तेमाल करोगे? यहाँ उसने मेरे को छोड़ा तो मैं उसको आने वाले टाइम में छोड़ूंगा नहीं। ये पूरी फिल्मी डायलॉग लग रही है, पूरी फिल्मी स्टोरी लग रही है, और उद्धव जी इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े विलन नजर आ रहे हैं। जी मैम, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है उद्धव ठाकरे पर और मुंबई पुलिस पर। वो सभी राष्ट्रवादी लोगों को तो पकड़ लेते हैं, उनको जेल भेज देते हैं, कंगना रनौत जी का घर तोड़ देते हैं, उनका ऑफिस तोड़ देते हैं, लेकिन क्या इन जितने भी पुलिस वाले और उद्धव ठाकरे को क्या वो चीज़ें नहीं दिखती? मुंबई में ड्रग्स माफिया जो चल रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ये जो काम चल रहे हैं, और मर्डर, और इसके बाद जितनी भी हरासमेंट वगैरह होती, क्या उनको ये चीज़ें नहीं दिखी? क्या उनको ये सारे गुनहगार नहीं दिखते, या फिर उनको दिखते भी और वो नज़रअंदाज कर देते हैं? देखिए, ड्रग्स का नाम लिया आपने, तो आपने देखा होगा बीते 3 दिन 4 दिन पहले किस तरीके से एनसीबी पे समीर वानखड़े और इसके साथ साथ पूरी टीम पे किस तरीके से 50 से 60 लोगों ने मिलकर हमला किया है। अब एनसीबी पे अचानक इस तरीके का हमला होना महाराष्ट्र सरकार देख रही है, उसके लिए आज तक संजय राउत जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, परमवीर सिंह जी कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके नहीं बैठते, उद्धव ठाकरे जी सामना में जाके एक भी कोई इंटरव्यू नहीं देते, और उसके लिए बिल्कुल शांत रहते हैं। जहाँ पे 50-60 लोगों ने हमला किया, वहीं पे 3
दो से तीन लोगों को पकड़ लिया जाता है, दिखाने के लिए मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, बाकी सारे कहाँ गए। और एनसीबी पे अचानक से हमला करना, 50 से 60 मॉब लोगों का इकट्ठा होना, दिस इज समथिंग कि आप पहले से प्लानिंग करके रखे हो। और एनसीबी जिस रास्ते में जा रही है और ये हमला हो रहा है, इससे तो क्लियर हो गया कि एनसीबी सही दिशा में जा रही है, एनसीबी सही काम कर रही है, ईडी भी सही दिशा में काम कर रही है। अब जाके हमें पता चला है कि ये जो नेताजी लोग हैं उनके घर में कितनी प्रॉपर्टी छुपी है। आप सोच सकते हो कि एक रिक्शा चालक, एक ऑटो चलाने वाला आज 143 करोड़ का ऑन पेपर प्रॉपर्टी का मालिक है। पिछले साल 2019 तक इस एक साल में उन्होंने क्या कमाया भगवान जाने, और पीछे जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया वो क्या जाने। तो एक ऑटो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला विधायक अगर इतना रिच है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी 10 से 12 प्रॉपर्टीज हैं, तो एक आम जो उनका एक आम जो एमएलए है जो ऑटो चालक नहीं है, उनके पास क्या प्रॉपर्टी होगी। और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री की जो वाइफ है, जिनके नाम पे भी अलग प्रॉपर्टीज चलती है, उनके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी होगी। और ये जो लोग उठ के एलिगेशन बीजेपी पे लगा रहे हैं, इनको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर बीजेपी पे इतना निशाना साध रहे हो तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, वो भी तो बीजेपी की हैं। ईडी की जांच क्यों नहीं करवाती? फिर ईडी की जांच करवाओ उद्धव ठाकरे जी की पत्नी के ऊपर, फिर समझ में आएगा बीजेपी का कोई खिलाफ चल रहा है, बीजेपी आपके खिलाफ चल रही है, बीजेपी आपको पर्सनली टारगेट कर रही है। अगर वही पर्सनली टारगेट करने की तो बात ही नहीं है, जब सामने चीजें आई हैं तो आप उद्धव ठाकरे जी की पत्नी के खिलाफ क्यों नहीं ईडी जांच करवाते हो? सबसे पहले तो इनके घर में जांच होनी चाहिए, फिर हमें समझ में आएगी ना कि उनकी पत्नी कितने घोटाले में बैठी है। हमारे खुद मुख्यमंत्री साहब कितने घोटाला करके बैठे हैं, हमें जानने का हक है। हम तो आम की जनता है भारत की, चाहे हम पे कितना भी मारपीट करवा दो, हमें उठवा लो, लेकिन हम आम नागरिक हैं, हम सवाल पूछेंगे। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो यहीं पे ना